हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने देश विदेश से जुड़ी हुई घटनाओं को ऐड किया हुआ है। देश की कुछ इंपॉर्टेंट योजना जो विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा चर्चित रही हैं और विदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, पीएम कुसुम योजना ये इतनी इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जाम के लिए जिसका कोई जवाब नहीं। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐड किया है। फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत से बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए लाई जा रही है विशेष क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। तो ये पीएम कुसुम योजना 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है, तो ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान को उत्थान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म ये है पीएम कुसुम योजना की, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान को उत्थान नवीकरणीय। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान 2019 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के 3 घटक हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। 2 मेगावाट तक की क्षमता के छोटे बिजली संयंत्रों को स्थापित करके 10,000 मेगावाट और क्षमता की स्थापना करना। दूसरा घटक है, लक्ष्य रहा है 20 लाख स्टैंड लोन और ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। तीसरा जो इसका घटक है, 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए। तो ये तीनों घटक भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अगर थोड़ा सा अंदर जाएगा पीएम कुसुम योजना का तो ज़्यादा से ज़्यादा ये घटक पूछेगा, ध्यान रखना है। और ये स्थापना वर्ष यानी कि कब शुरू हुई थी, 2019 में। अब ये 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों के ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया था। ये किस लिए शुरू की गई थी, तो ये आपको समझ में आ जाता है इससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना करना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों के ग्रिड पर निर्भरता कम करना। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करना और इसे ग्रिड से बेचना। तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की, जिसके तहत महिला यात्रियों से राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल आधा किराया लिया जाएगा। नारी को नमन योजना शुरू की गई है और ये किससे संबंधित है, किस प्रदेश से, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पर जो भी महिलाएं यात्रा करेंगी उनसे जो यात्रा होगा उसका आधा किराया लिया जाएगा। उनका यात्रा में यानी कि किराए में 50% की छूट कर दी गई है। इस तरीके से ये योजना है नारी को नमन। तो ये हिमाचल प्रदेश में चल रही है। तो ये 30 जून 2022 को उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उनके द्वारा धर्मशाला में नारी को नमन योजना शुरू की गई थी। अब तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इनका नाम ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ की राजधानियाँ, यहाँ पर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला होती है और जो कि शीतकालीन है वो धर्मशाला होती है। ये ध्यान रखना है। राज्यपाल वर्तमान में शिव प्रताप शुक्ला हैं और यहाँ का पक्षी है राज्य वेस्टर्न ट्रोगोपन और राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। राज्य पशु हिमतेंदुआ है। ये सब ध्यान रखना है। राज्य वृक्ष देवदार है, तो ये ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के ये सभी पॉइंट इसलिए और मैंने बताए, अभी हाल ही में वहाँ पर कुछ पुलिस की वैकेंसीज भी आई हैं। 1226 के समथिंग पुलिस की वैकेंसीज आई हैं और उनमें उसने जो है कि लड़कियों के लिए विशेष तौर पर 30% सीट मतलब सीट आरक्षित कर दी हैं। तो हिमाचल प्रदेश वालों के लिए विशेष मौका है, तो वो अपना उसमें कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहले 25% सीटें थी, अब 30% कर दी हैं। तो वहाँ पर इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आया है। तो अगर इस तरीके की वीडियो भी मैं बना दिया हूँगा कि किस राज्य में किस तरीके का नोटिफिकेशन आया, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश को इसलिए और मैंने बताया, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट है। और ये नारी को नमन योजना तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया। तो ये एनसीडब्ल्यू इसके द्वारा शुरू किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनसीडब्ल्यू ने साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनसीडब्ल्यू ने ये डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसके सहयोग से लॉन्च किया, तो ये साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। मेटा आपको पता है इसकी ये कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की, इसी के अंतर्गत फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी आते हैं।
और ये इसकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा हैं। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है तो आपका जो पहले टेट का एग्जाम हुआ था जो यूपी में पिछला या उससे पिछला, उसमें ये क्वेश्चन था राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? इसको फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर टीचिंग से संबंधित एग्जाम है और तो ये विशेष तौर पर स्मार्ट कार्यक्रम पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। प्रस्तावित पहल की परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने के उद्देश्य से की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा और विशेष तौर पर इस स्मार्ट की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल। आप ये ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो ये 15 वर्ष तक के लिए था, 15 वर्ष से ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने से संबंधित है। किसका? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस योजना में 5 घटक हैं, ये घटक आपको ध्यान रखने हैं। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, पढ़ाई जारी रखना। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें से पूछ लिया जाएगा इनमें से न्यू लिटरेसी प्रोग्राम में कौन सा घटक नहीं है। तो जब आपको ये पांचों घटक पता होंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्लीज इन घटकों को ध्यान रख लीजिएगा, मेरे पूरा पूरा अनुमान है इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो ये राजस्थान द्वारा लागू की गई। आपको ध्यान रखना है, अशोक गहलोत जी की अभी सरकार थी, अब यहाँ पर चुनाव हुए हैं, तो देखते हैं 3 तारीख को रिजल्ट आने किसकी सरकार बनती है। 3 दिसंबर को यहाँ पर पता चल जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी नगरीय निकास सीमा के भीतर रहने वाले सभी योजना इसके पात्र हैं, यानी कि 18 से 60 वर्ष वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं। रीहैब परियोजना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो रीहैब परियोजना ये संबंधित है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के द्वारा शुरू की गई है। इसकी एक पहल है, पूछ लिया जाए रिहैब योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा। इस परियोजना देश के 7 राज्यों में चलाई जा रही है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा 13 जनवरी 2023 को। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति कराएगा, यानी कि भारत दूसरे देशों की सेवा करेगा। आरोग्य मैत्री अपने मित्र देश हैं जो भी, उन सभी देशों के लिए। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल ने 100 से अधिक देशों को भारत में बने टीकों को आपूर्ति कराई। भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी लॉन्च करेगा। तो ये पूछ लिया जाए ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन लॉन्च करेगा या किसने की? तो भारत के द्वारा लॉन्च की गई। प्रसाद योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसाद योजना तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पी फॉर प्रसाद योजना, पी फॉर पर्यटन मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है। इसे नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ओमेगमेंट ड्राइव भी कहा जाता है, यानी कि प्रसाद की ये फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था। तो पूछ लिया जाए प्रसाद योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन ही है।
अक्टूबर 2017 में इसे प्रसाद से बदलकर यानी कि PRASAD थी, इसमें एच और जुड़ गया, PRASHAD हो गया। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेरिटेज शब्द इसमें जुड़ गया। पहले इसमें हेरिटेज शब्द था नहीं, तो हेरिटेज शब्द बाद में जोड़ा गया। यह भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यानी कि इस पूरी योजना का खर्च सारा का सारा केंद्र सरकार वहन करती है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये इजराइल द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था, तब आयर मतलब कि इजराइल ने ऑपरेशन स्क्वाड शुरू किया था। और इसमें क्या किया था इन्होंने? हमास द्वारा गाजा से इजराइल पर दागे गए रॉकेटों की बौछार में जवाब में इन्होंने गाजा से हमास ठिकानों पर हमला किया था। और भारत ने अपने नागरिकों को वहां से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था इजराइल में? ऑपरेशन अजय। इस पे कई बार बता दिया गया है आपको क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में यूएस हाउस स्पीकर के रूप में कौन चुने गए? इस क्वेश्चन के भी पूछे जाने की संभावना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर में ये माइक जॉनसन चुने गए हैं यूएस हाउस स्पीकर के रूप में। माइक जॉनसन का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे देश से अब रूबेला की बीमारी खत्म हो गई। तो ये हमारा पड़ोसी देश है भूटान, इसके द्वारा ये की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भूटान ने रूबेला के सफलतापूर्वक उन्मूलन की घोषणा की। 21 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अत्यधिक संक्रामक और संभावित विनाशकारी के रूप में निपटने के लिए भूटानों के प्रयासों की मान्यता दी। यानी कि WHO ने ऐसा मान लिया, वो अपनी जो भी रिसर्च करते हो उसके आधार पर, कि अब भूटान में ये बीमारी नहीं है, ये उन्होंने ठीक कर ली है अपने प्रयासों से। पिछले 20 वर्षों में भूटान के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, रूबेला के खिलाफ लड़ाई लगी, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है। रूबेला का अन्य नाम क्या है? जर्मन खसरा। पूछ लिया जाए कि जर्मन खसरा किस बीमारी को कहते हैं? रूबेला को। रूबेला का अन्य नाम जर्मन खसरा। यह संक्रामक रोग संक्रमित लोगों के लिए खतरा पैदा करता है और गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जटिलताओं का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवजात शिशुओं में अपरिवर्तनीय जन्म दोष होते हैं। हालांकि टीकाकरण, उपचार और जागरूकता पैदा करने में भूटान के प्रयासों से सराहना सफलता मिली है। भूटान से जुड़े हुए शब्द हैं जैसे कि भूटान चीन और भारत के बीच हिमालय में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है। और ये काफ़ी सुंदर देश है प्रकृति की दृष्टि से। यहाँ पर कार्बन बिल्कुल ना के बराबर है और बिल्कुल वातावरण शुद्ध है। वज्रयान बौद्ध धर्म भूटान का राज धर्म है। यह 1971 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। भूटान कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? 1971 में। यह स्थानीय तौर पर एक पोर्ल और लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस भूमि को कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो ये भूटान को कहा जाता है। यहाँ के वर्तमान के प्रधानमंत्री जो हैं लोटे शेरेन हैं प्रधानमंत्री, और राजधानी थिम्पू है। ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपके एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष तौर पर टेट, सीटेट जो भी एग्जाम होते हैं इनमें ये क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। इसने इस तरीके की घोषणा जुलाई 2023 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में यूएसए की जो एजेंसी है नासा, उसके प्रमुख भारत भी आए हुए हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। बिल नेल्सन भारत का दौरा किया और तमाम प्रोजेक्ट्स पे बात की, जैसे कि निसार प्रोजेक्ट होगा, भारत का एस्ट्रोनॉट जब अंतरिक्ष में जाएगा अगला तो उसकी ट्रेनिंग नासा देगा। इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने बात की। राकेश शर्मा जी से मिले, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, उनसे उन्होंने बात की। बेंगलुरु में जैसे कि इसरो का हेडक्वार्टर है, उस पर चर्चा की। तो इन सभी पॉइंटों को आप उस वीडियो में बड़ा डिटेल में समझ सकते हैं और उनकी पूरी यात्रा से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझ सकते हैं, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और उसकी पीपीटी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उस पर आप पढ़ लेंगे। आपका कितना भी डीपली क्वेश्चन पूछ लेगा बिल नेल्सन के भारत दौरे से संबंधित, तो आप कर ले जाएंगे। किस शहर के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये किस शहर के? तो ये शहर दुबई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP28 की अभी मीटिंग भी वहाँ पर हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने ही सड़क और परिवहन प्राधिकरण में 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये यहाँ पर मतलब कार्बन जीरो कर देंगे, मतलब सड़क और परिवहन जितनी भी गाड़ी वाड़ी चलती हैं वो सब अपनी, चाहे वो इलेक्ट्रिक करें या कुछ भी करें, पर उनके द्वारा प्रदूषण शून्य कर देंगे 2050 तक दुबई में। अरे
ये इस तरीके का इन्होंने अपना फरमान जारी किया है या एक घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात एक वैकल्पिक राजशाही है जो अबू धाबी जो राजधानी के रूप में कार्य करता है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी। और इसके अंतर्गत 7 ये कंट्रीज आती हैं इस तरीके से: अजमान, दुबई, फजुराह, रास अल खमराह, शारजहां, अल क्वारैन। ये मिलकर 7 अमीरात के संघ को गठित करती हैं और संयुक्त अरब अमीरात कहलाता है ये। यहाँ की राजधानी अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात की। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है, दिरहम आप पकड़ लीजिएगा। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है यहाँ के, ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय खेल ऊंट दौड़ है, ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में देखा है मैंने, ग्रुप डी के इस तरीके के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ जो कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यहाँ का राष्ट्रीय ये क्या है खेल, तो ये ऊंट दौड़ है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को 12 फरवरी 2023 को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो ये साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री साइप्रस, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति के रूप में चुने गए निकोस। ये नाम आप ज़्यादा पूरा न पढ़ पाए, काफ़ी टफ सा होता है। क्रिस्टो तो इतना पढ़ लें, निकोस क्रिस्टो, तो ये याद हो जाएगा। निकोस क्रिस्टो साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। क्योंकि मेरे भी थोड़ा सा ये टफ मतलब नाम में सच बताऊं तो थोड़ा सा मुझको भी उच्चारण में थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, टंग वाला। तो ये आप मैं भी इसी तरीके से इनको ध्यान में रखता हूँ। जैसे कि ये नाम है इतना बड़ा निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, तो मैं पढ़ूंगा निकोस क्रिस्टो, साइप्रस के राष्ट्रपति। इस तरीके से ही मैं ध्यान में रखता हूँ। ये साइप्रस से जुड़े हुए पॉइंट हैं। यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक यूरोपीय द्वीप देश है। तो पूछ लिया जाए ये साइप्रस कहाँ की कंट्री है? पूर्वी मध्य सागर में स्थित एक यूरोपीय द्वीप देश है, यानी कि द्वीप समुद्र में का एक द्वीपीय देश है ये। समुद्र इसके चारों ओर पानी है इस तरीके से। तो ये इसने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा की थी। तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस को एक तुर्की राज्य बना दिया। मतलब कि तुर्क ने यहाँ पर अपना आधिपत्य साम्राज्य जमाया हुआ है। तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस की मान्यता नहीं देता है। स्वयं तुर्की है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा अपना, ज़्यादा कंट्री डेवलप नहीं है ये, मोस्टली ऐसे ही है। तो वहाँ पर तुर्की अपना कब्जा जमाए हुए है और वो इसको मान्यता देता है। भारत मतलब और भी कंट्री इस तरीके की मान्यता नहीं देती हैं कि तुर्की की सत्ता को वहाँ पर काबिज किया जाए। भारत भी नहीं देता है, भारत भी साइप्रस सरकार को स्वतंत्र मानता है। राजधानी निकोसिया है, ये राजधानी जरूर पढ़ लीजिएगा, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है कि साइप्रस की राजधानी क्या है, तो ये निकोसिया है। मुद्रा यूरो ही चलती है और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोड हैं, इनको अभी बताया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022 से 26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गांवों को लिया गया है? ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला है, इसमें कितने गांव को लिया गया है? अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारा, काफी चर्चा में रहा था ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसमें इसकी घोषणा बजट 2022 में हुई। इसमें जो कि गांव को मंजूरी देगी वो तो 663 को दी गई है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यह जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है, ये कुछ हमारे जैसे कि सीमावर्ती राज्य होते हैं उनके लिए चलाया गया। विशेष सीमावर्ती राज्यों के जो विशेष गांव हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाता है, जहां पर सरकार का ध्यान नहीं जा पाता है, बहुत ज़्यादा पिछड़े गए हैं, उन पर ना तो अभी तक बिजली पहुंच पाई है, ना अन्य सुविधाएं पहुंच पाई हैं, सड़क तक नहीं पहुंच पाई है। तो उन गाँवों की डेवलपमेंट के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। तो इसकी पहली जो घोषणा हुई, पहले चरण में 663 ऐसे गांव चुने गए। इस कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांव, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कवरेज की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास लाभ से बाहर रह जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं इसका उपयोग सभी सीमा रक्षक बलों द्वारा सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने, उन्हें आत्मनिर्भर और जीवंत बनाने के लिए किया जाएगा। मैंने कहा नहीं, जैसे कि सीमावर्ती गांव होते हैं बॉर्डर से लगे हुए, तो वहाँ पर डेवलपमेंट कम ही है, तो उनकी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है एंजेला मार्केल को। जर्मन की पूर्व चांसलर रही हैं एंजेला मार्केल और काफ़ी लंबे समय तक चांसलर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। 2005 से 2021 तक ये जर्मन की पूर्व चांसलर, मतलब अब तो पूर्व हो गई, ये 2005 से 21 तक जर्मन की चांसलर रही एंजेला मार्केल। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनेस्को शांति पुरस्कार इनको मिला है। ये पूर्व की राजनीति और वैज्ञानिक भी हैं, इंपॉर्टेंट है। 2015-16 के बीच जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक प्रवासियों को प्रवेश करने की अनुमति देकर
जर्मनी में ओपन डोर शरणार्थी नीति लागू की। ये नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछी जाएगी। अब ये डू ग्रुप वाले में तो पूछे जाने की संभावना कम ही है, परंतु आप कभी जैसे आरओ एग्जाम हो गया, एआरओ, इनमें आपको वीडियो इनमें पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है कि ओपन डोर शरणार्थी नीति किसके द्वारा या किस देश से संबंधित है। तो ये जर्मनी से संबंधित है, एंजेला मार्केल ने इसको लाया था, तो ये ध्यान रखना है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एडवन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में ये जन्मे थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई। इनकी ये पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एडवन द पुअर। तो ये पुस्तक ध्यान रखिए, इतना ही, द पावर ऑफ पॉलिटी इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एडवन द पुअर, मेघनाथ देसाई। इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यह पुस्तक किस पर प्रकाश डालती है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन में ने किस तरह गरीबों के हित को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर लाया, इस पर फोकस करती है ये पुस्तक। और ये पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि लघु सिंचाई योजना जो चलती हैं, इनकी छठी जनगणना रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में लघु सिंचाई योजना की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लघु सिंचाई योजना की छठी जनगणना रिपोर्ट आई है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है। ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं या किसके द्वारा जारी की गई है? जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, इसने ये रिपोर्ट जारी की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई और योजनाएं बताई गई हैं, जिनमें से 21.93 मिलियन भूजल और 1.21 मिलियन सतही जल वाली योजनाएं हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे आपके एग्जाम के लिए तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। हुरून रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहे? ये एक ऐसी लिस्ट, रिच लिस्ट जारी करती है हुरून संस्था है कोई, तो इसमें गौतम अडानी के बाद मतलब मुकेश अंबानी रहे हैं 2023 में। तो इनसे पहले थे गौतम अडानी 2022 में, तो इन्होंने गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी जी को लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक हैं, ये अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी जी। इन्होंने हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2023 में सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है, तो ये आप ध्यान रखें। हुरून इंडिया और 361 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है हुरून इंडिया रिच लिस्ट। यहाँ पर जो है भारत के अमीर व्यक्तियों को जारी किया जाता है, तो ये भारत के सबसे धनी व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है। यह 12वां संस्करण था 2023 में हुरून रिच लिस्ट का, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश विदेश से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप राइट आंसर बताइएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।